नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत दुनिया का चौथा सबसे समान समाज वाला देश बन गया है क्योंकि देश में गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट गिने इंडेक्स में ये जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक साल 2011 से 2023 के बीच भारत में गरीबी दर 16.2% से घटकर मात्र 2.3% रह गई है। इस अवधि में 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार गिने इंडेक्स में 25.5 के साथ भारत अब दुनिया का चौथा सबसे समान समाज है। ये उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम पड़ाव है। असल में ये सब संभव हो सका है मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच से। भारत सरकार की नीतियों ने इस बदलाव को संभव बनाया है। सामाजिक कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक तरक्की अब सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच रही है। इसके पीछे गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं की अहम भूमिका है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी पहलों, तेज आर्थिक सुधारों और जरूरी सेवाओं तक सबकी पहुंच का ही ये नतीजा है कि गरीबी दिन ब दिन तेजी से घट रही है। कांग्रेस ने रिपोर्ट के दावे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी देश जिसकी गरीबी दर 28.1% है वो दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक होने का उचित दावा नहीं कर सकता। सरकार के ढिंढोरा पीटने वालों और जय जयकार करने वालों ने विश्व बैंक के आंकड़ों को घुमाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीते 14 सालों में मोदी सरकार की तमाम योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं। देखिए, आर्थिक तरक्की की बात हो रही है। मोदी सरकार के प्रयास कितने असल में प्रभाव इसमें डालकर आए हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे आज। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। देश के चौथे पायदान से तीसरे पायदान पे पहुंच रहे हैं। ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो काम आ रहा है। भारत आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। कंधे से कंधा मिला के विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ चलना चाहते हैं क्योंकि हम बड़ी मार्केट हैं। हमारी बहुत सारे देशों में इस वक्त जिस वक्त अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, भारत अपनी स्थिति मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। तो ये स्थिति आपकी जो नेतृत्व होता है, जो मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो स्कीमें भारत सरकार की चल रही हैं, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। एक वक्त था जब इसी देश के एक प्रधानमंत्री कहा करते थे, उनका एक कहना था कि मैं 1 रुपये नीचे भेजता हूँ तो 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं। आज 1 रुपये प्रधानमंत्री जी नीचे गरीब को जो लास्ट लाइन में खड़ा है उसको भेजा जाता है तो 1 रुपये उसके खाते में उसी वक्त पहुंचते हैं। ये बदलाव की राजनीति है। ये भारत जो बदलती हुई तस्वीर आपको दिख रहा है, ये मुख्य कारण है। कहावत है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। देखिए, अर्थव्यवस्था पे मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना कि हम भारत देश में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि अब 140 करोड़ या 42 करोड़ जनता, 85 करोड़ जनता जो है गरीबी रेखा के नीचे है, उनके कथनानुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दौर की ढोल बड़ी सुहानी लगती है। ये जो कुछ बोल रहे हैं आपको, वो सही लग रहा हो, कहने में बड़ा अच्छा लगता है। आज देश में हर दूसरा तीसरा आदमी एक टाइम का भोजन कर रहा है। 5 किलो राशन का मतलब भी जान लीजिए। अब इसके बाद भी अर्थव्यवस्था पर कोई अपनी पीठ थपथपावे,
चलिए, तो आज जिस पायदान पर भारत पहुंचा है और जाहिर तौर पर यदि गरीबी रेखा से हम बाहर आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत वेलकम करने जैसी बात होती है। सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हम यदि किसी बड़े देशों को पीछे छोड़ दें इस पूरे मामले में, यदि हम अमेरिका की बात करें, हम चाइना की बात करें, उससे यदि हम आगे इन सब चीज़ों में निकलते, देखिए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने। अब समान समाज में यदि हम आते हैं, यानी गरीबी रेखा से बाहर निकलकर यदि हम पहुंचे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया है। और असल में आज भी ये चर्चा कही जाती है कि उतना रोजगार नहीं है, उतनी चीजें नहीं हो रही हैं, तो फिर हम यहां तक कैसे पहुंचे, किन चीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज पंडित। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दीपक शर्मा। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं कपिल होलकर। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है। कपिल जी, आर्थिक समानता में वृद्धि की बात हो रही है और इसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हम बिल्कुल इसका वेलकम कर सकते हैं। 2011 के बाद से जो चीजें बढ़ी हैं या आंकड़ों के अकॉर्डिंग भी हम इन सारी चीजों को देखें, हम बिल्कुल वेलकम कर सकते हैं। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम पीछे हैं। इस बीच हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उस पर भी सवाल आए थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग वेलकम करते हैं। मतलब देखिए, राजनीतिक रूप से विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है, लेकिन आप एक इकोनॉमिस्ट हैं। असल में ये जो समानता हमें मिली है और जितना हम ग्रोथ करके आए हैं, इसके पीछे के मुख्य फैक्टर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सफर हिंदुस्तान में ने जो तय किया है, ये कोई हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं तय किया है। ये हमने आजादी के बाद धीरे धीरे सफर की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और सभी के प्रयासों से, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे हमारे देश की जनता हो या हमारे देश का आज का युवा हो, सबके प्रयासों से हम आज इस जगह पहुंचे हैं। नो डाउट एक चीज हमें मानना पड़ेगी कि पिछली सरकारों ने जो काम किया है उसका फायदा आज मिल रहा है, चाहे वो औद्योगिकरण की बात हो, चाहे वो कृषि में सुधार की बात हो, या चाहे आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, चाहे आज डिफेंस सेक्टर में हम जिस तरह से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, सबके प्रयासों का एक मिला जुला असर है। और साथ ही साथ आज जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं का भी कंट्रीब्यूशन इसमें है। पर कुछ चीजें जो मैं आपको ध्यान में देना चाहूंगा, यहाँ पे जो ध्यान देने रहे थे कि पर कैपिटा इनकम जब बढ़ रही है हमारे देश की, तो आज हम $2800 के आसपास, $2900 के आसपास पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय हमारी हो गई है। तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जैसे ही $2000 के ऊपर इनकम जाती है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर की बातें होना चालू होती है। आज से कुछ वर्ष पहले तक हमारा मेन उद्देश्य होता था कैसे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान दिया जाए। अब यहाँ पे जो एक गेम चेंजर रहा वो ये रहा कि सरकार ने जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया पब्लिक सब्सिडी के, पब्लिक पीडीएस के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। दूसरा, जहां पे लोगों को कुछ, हर राज्य की सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो कुछ ना कुछ पैसा भी दे रही है महिलाओं के खातों में। हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। साथ ही साथ लोगों को घर दिए गए हैं, जितने भी घर बटे हों उनमें, मैं नहीं चाहूंगा उस पे डेटा पे, ये राजनीतिकों का मामला है उस पे बहस करने का। वो घर दिए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं। इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि जब आपके पास में जो मेन सबसे बड़ी कंसर्न होती है किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की, कि मेरे घर में अनाज हो, मेरे सर पे छत हो, ये दो चीजें जो है सरकार ने मुहैया कराई हैं। जब आपके घर में अनाज होता है, आपके सर पे छत होती है, तो आप अपने जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं एक और चीज इसमें समझना पड़ेगी कि हमारे युवाओं का और हमारे देश की जनता का एस्पिरेशनल लेवल हाई हुआ है। एस्पिरेशनल लेवल मतलब उसकी इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई है, और थैंक्स टू दिस ऑल सोशल मीडिया एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, जहां पे लोगों का, देखिए, ये हमें ना, कभी भी हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हमें सोशियो इकोनॉमिक्स की बात करनी चाहिए। हमें अर्थव्यवस्था के साथ व्यवहार, तो समाज के बदलते व्यवहार पे भी ध्यान देना होगा। वो भी समझना होगा कि पहले एक जमाने में लोग साइकिल या स्कूटर के ख्वाब देखते थे या अपने जीवन की शुरुआत वहां से करते थे। अब जब हमारे एस्पिरेशन हाई बढ़े हैं, तो हमारा युवा जो है वो अपनी ज्यादा बेहतर ख्वाब देख रहा है। साथ ही साथ एक और चीज आपको देखनी होगी कि हमारी महिला फोर्स, जो वुमेन फोर्स है, वो जिस तरह से जॉब में आई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग, 8 लोग, 6 लोग खाते थे। तो वो सामाजिक ताना बाना भी बड़ा है, बदला है।
अब दो व्यक्ति कमाते हैं और वो दो ही खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा होता है, दो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा सामाजिक ताना बाना बदलता है तो उससे व्यक्तियों के, आज आपके घरों में भी, यहाँ जितने भी सज्जन बैठे हैं उनके घरों में भी मेड्स आती हैं, आप देखेंगे, या जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इजी लोन अवेलेबिलिटी से उनका कन्जम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, सैलरीज बढ़ी है, तो ये परिवर्तन तो आ ही रहा है। पर फिर भी सरकारों को अभी बहुत कुछ करने का काम है, क्योंकि एक डेटा और मैं शेयर करना चाहूंगा। जब हम अच्छी बात करते हैं अर्थव्यवस्था के स्टूडेंट होने के नाते से, तो हम कुछ चिंताओं भी है हमारे। सबसे बड़ी चिंता हमको देखने को जो मिल रही है वो जॉब ग्रोथ नहीं है। जॉब डेटा जो है हमारे यहाँ, वहां पे हमको ग्रोथ नहीं मिल रही। दूसरा, वेज ग्रोथ नहीं मिल रही हमको। पिछले 3 वर्षों में जो सैलरीज में ग्रोथ होनी चाहिए, वेज में ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तीसरी हमारी बड़ी चिंता है वो ये है कि क्रेडिट बढ़ रहा है, रिटेल क्रेडिट बढ़ रहा है, मतलब जो प्रति व्यक्ति उधार ले रहा है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एस्पिरेशन, उसकी इच्छाएं ज्यादा हो रही है, पर उस रेशो में उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि सरकार प्रयास है, बट वो हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या है नाकाफी है अभी भी, और बहुत कुछ करने की बाकी है। और यहाँ से मेरा ये मानना है कि चाहे वो स्टार्टअप्स इंडिया की बात करें, मेकिंग इंडिया की बात करें, या मुद्रा लोन के माध्यम से बात करें, या जनधन के माध्यम से बात करें, या हम किसी और तरीके से सरकार इनिशिएटिव, उनके बेनिफिट तो जाहिर सी बातें मिल रहे हैं और हम सब देख रहे हैं अपने आसपास, बट करने को बहुत कुछ है अभी और। बिल्कुल ठीक है कपिल जी, वापस आऊंगी। मनोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे जी, बताएं। हाँ मनोज जी, बहुत सारी बातें। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा मुझे लगता है वेलकम करने जैसा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए क्योंकि योजनाओं की जो बात अभी कपिल जी भी कर रहे थे, या जिस भी माध्यम से बढ़ाने की कोशिश की गई है, उसका ये नतीजा है कि आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। लगातार ये प्रयास, लगातार इन चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? सिर्फ क्या आपको लगता है कि ये विगत 10 से 11 सालों का ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम पहुंचे हैं, या ओवरऑल सिनेरियो आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान का है, जो ग्रोथ है, उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं, जो आर्थिक तरक्की हुई है, इसलिए हमें आज समान एक विकास भी मिला है? देखिए राखी जी, किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान है कनेक्टिविटी का। आप ये देखिए कि अगर हम कनेक्टिविटी अच्छी है तो हम लोग ग्रोथ जल्दी से करते हैं। आज जितना काम देश की कनेक्टिविटी में हुआ है, मुझे लगता है कि आप भी नहीं नकार पाएंगे उस चीज को। आप जितने हाईवेज देखिए, जितनी ट्रेन देखिए, वंदे भारत और जो चीजें हैं, ये एक आम आदमी को उसके सफर में जो आसानी, और हम को वापस आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये कनेक्टिविटी जो है ना, ये कनेक्टिविटी, ये वो पैरामीटर है जिस पैरामीटर से आप ये नाप सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। देखिए, विपक्ष का काम तो आपकी आलोचना करना है, वो दीपक जी तो करेंगे, पर लेकिन एक आम जनता, एक आम व्यक्ति जो आपसे लाभान्वित हो रहा है, सच्चाई, वो कपिल जी ने जो बात कही वो बिल्कुल निष्पक्ष बात कही, और ये एक आम आदमी के जवान है कि पर हम खड़े हैं आज। इतनी आप कनेक्टिव और सारी चीजें देखिए, आप हॉस्पिटल्स की बात करें, आज एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम लोग सुरक्षा की बात करें, हम लोग जो हमारा हिंदुस्तान के बाहर जो छवि थी उसकी बात आप करें, तो पूरे पैरामीटर को आप कहीं ना कहीं, आपको सारे पहलुओं को देख के आज हिंदुस्तान का जो नजरिया है या पब्लिक का जो सोचने का नजरिया है, वो कहीं ना कहीं अपग्रेड हुआ है। वो चीजें हैं तो वो लगता है काम, पर लेकिन दूसरा विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो सिर्फ आपकी आलोचना ही करनी है, उसको ये कहीं भी आपकी कमर थपथपाने का काम नहीं करना है। ठीक है दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आर्थिक तरक्की, समानता की बात, समान विकास की बात, और कहते हैं ना कि चौथा सबसे समान समाज वाला देश भारत बना है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक शेर है आपकी फाइलों में, गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आंकड़ों का विरोधाभास की स्थिति अगर आप देखें साफ साफ नजर आती। जब 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर लाने की बात कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब सवाल ये आ रहा है कि इसमें एक बात
स्पष्ट है कि असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले का केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जो बात कही उसको मैं रिप्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है, कुछ अमीर लोग जा रहा है, ऐसा मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है एप्रिशिएटिव के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, धन का विकेंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी संपदा पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है, जो गरीब है वो बहुत गरीब हो रहा है और पूंजीपति वो आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से आप अगर देखें महंगाई की स्थिति आपके सामने है। अगर आप बात करें आंकड़ों में कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा है तो जब मनरेगा की बात करते हैं हम, जिस मनरेगा को उस समय जब सरकार कांग्रेस की थी उसके बाद में भाजपा ने यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक बताया था, आज वही मनरेगा रोजगार प्रदान कर रही है। और उस रोजगार अगर आप संख्या देखें, लगभग अगर आप बात करेंगे करोड़ों की संख्या में, अगर मनरेगा सपोर्ट प्रदान करती है तो कैसे आप इस बात को कह सकते हैं कि हम आंकड़ों की बात के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वह सही नहीं है। यह एक पक्ष है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तार्किक दृष्टि से कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज करें। और दूसरा, अभी 2 दिन पहले जब नितिन गडकरी जी असमानता की बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि बात साफ है, असमानता बढ़ रही है, पूंजी कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो रही है और जो विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ हुआ लेकिन सबका विकास कहां हुआ? गरीब तो गरीब हो रहा है, जिसकी संख्या आज किसी भी पार्टी के लिए ले आप राजनीतिक व्यवस्था में लें तो आज हमारा देश का मजदूर, हमारे देश का किसानों की बात करें तो किसानों का कहां भला हुआ? सबका साथ सबका विकास, किसानों की जो डिमांड थी, किसानों की डिमांड के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, क्या वो पूरा हुआ? ये प्रश्न भी मैं उठाना चाहता हूं। तो इन सब स्थितियों में आपके सामने परिप्रेक्ष्य बिल्कुल साफ है कि दावे अधिक हैं और अगर आप वास्तविक हकीकत में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आंकड़ों में और यथार्थ में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता दीपक जी कि जो कहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं जैसे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की है, यदि किसी को मुफ्त राशन मिल रहा है या उनके खातों में पैसे जा रहे हैं तो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से उनकी बचत तो होती है ना, ये सब चीजें क्या मदद नहीं कर सकती? और जैसा कि आपने कहा कि आंकड़ों की कालाबाजारी है या आंकड़ों का हेरफेर है, तो गिनी इंडेक्स की रिपोर्ट पर भी क्या सवाल उठा रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ यहाँ भी हेरफेर हो सकता है? यही बात हम कहना चाहेंगे। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, जब एनएसएसओ की रिपोर्ट कुछ साल पहले जब आती थी रोजगार के ऊपर और वो रिपोर्ट अचानक से आना बंद हो गई थी, आपको याद हो, आप मैं याद कराना चाहूंगा। तो जब आंकड़ों की बात आती है, जब बेरोजगारी बढ़ी तो रिपोर्ट आनी बंद हो गई थी और उसके बाद में कि वास्तविक स्थिति की अगर बात करें आप, और आज अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखें, चाहे वो रेलवे में देखें, चाहे वो स्टील में देखें, चाहे बैंक्स में देखें, कितने पद खाली पड़े हैं। रोजगार सृजन की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो अगर आप उस स्थिति पे जाएं, रोजगार बढ़ाने की बात करें, तो जो रोजगार में के क्षेत्र में जो पीएसयूज नौकरी देते थे, आज पक्के पद खाली पड़े हैं, रिक्त हैं, उनके अंदर नौकरी नहीं भरी जा रही है। इसका कारण क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का जो मुख्य एक पूरा जो फोकस एक ही तरफ है, लेकिन इसके अंदर जब तक आप सभी को साथ लेकर, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो नारा है यथार्थ तभी होगा जब हमारे देश का युवा सशक्त होगा, उसको नौकरी मिलेगी। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने। ठीक है, इस बात के लिए कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए मनोज जी, यहाँ पर बार बार एक एग्जाम्पल दिया जा रहा था नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने ऐसा कहा। मैं तो एक चीज पर आती हूँ कि यदि देश का विकास हो रहा है, देश बढ़ रहा है, चौथा देश बन रहे हैं हम हर जगह में, चाहे इकोनॉमी में और बाकी चीजों में, वेलकम होना चाहिए। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन सारी बातों को यहाँ रखते हैं कि और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्होंने रखे हैं, उस पर काम करने की जरूरत थी। तो कहीं ये आंकड़े इधर उधर से तो नहीं किए गए? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, गडकरी जी के बारे में कहा जाता है कि वो स्पष्ट बोलते हैं, वो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जितना काम गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने पूरे देश में किया है, मुझे लगता है कि आम आदमी, रोड पे चलने वाला आदमी भी तारीफ करता है कि जितना काम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने किया है उतना वो एक तारीफ काबिल है।
आप ये देखिए कि आज ही जैसे मेरे मित्र दीपक जी कह रहे थे कि सरकारी नौकरी, सरकारी कोई भी सरकार, या इनकी सरकार रही हो या हमारी सरकार, कोई भी सरकार 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी कहां से उपलब्ध कराएगी। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, सबको संविदा पे रखा हुआ था, सबको संविदा पे, चाहे वो बाउंसर, चाहे वो सफाई करा। आज ही राखी जी, आज ही 2500 महिलाओं को जो नर्सेज थी उनको परमानेंट सरकारी नौकरी दिल्ली में दी गई, और उत्तर प्रदेश में 40,000 लोगों को नौकरी। तो मेरा मानना यह है कि नौकरी देने से ज्यादा उनको रोजगार कैसे वो ठीक है, चलिए मनोज जी, मैं रोकूंगी क्योंकि आपकी आवाज भी काफी ब्रेक हो रही है और समय भी हो गया है, इसलिए फिलहाल इस चर्चा को रोकूंगी। आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात है कि गरीबी मुक्त राष्ट्र में अहम पड़ाव है 11 सालों में मोदी सरकार का प्रभाव है। इसे 2-3 तरीके से लेने की जरूरत है। सरकार की योजनाएं कितनी सक्सेस हुई हैं, ये अर्थशास्त्री ने हमें बताया। उनका कितना प्रभाव है, जाहिर तौर पर उसका प्रभाव पड़ा है, तभी आज हम यहां पहुंचे हैं। क्योंकि जो एक माध्यम रखा गया है गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, बहुत सी ऐसी योजनाएं देके इस चीज से उबारने का जो प्रयास किया गया है, उसका वेलकम करने की जरूरत है। रही बात विपक्ष की कि वो आंकड़ों पर सवाल उठाएं या बाकी चीजें, तो मुझे लगता है यदि देश बढ़ रहा है तो उसका वेलकम करिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी झूठ बात यहां पर रख दी जाएगी, तो उस चीज का स्वागत करना चाहिए। बाकी और चीजें आने वाले समय में हमारे और आपके सामने होंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।